नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य यानी फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में। आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम 100 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे और खास करके जो आपका माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय का पेपर है, जितना भी विश्वविद्यालय में आप कनेक्टेड है, जितना भी कॉलेज, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड, माँ शाकुंभरी सहारनपुर, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का जो 28 तारीख को पेपर लगा उन सभी के लिए, और माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय जो नया खुला है, इन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो को करिकुलर कोर्स के रूप में बीए बीएससी बीकॉम में अगर आपका प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य है तो आपके लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बीए बीएससी बीकॉम प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए चर्चा करने का प्रयास करते हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं। माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल और ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय और आपका एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य का पेपर है। इससे पहले मैंने फूड न्यूट्रिशन वाला दिया है, तो सभी को देख लीजिएगा। इस चैनल पर बहुत सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। अगर आपने 3-4 मॉडल पेपर भी देख लिया तो आपसे उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही बारीकी के साथ मैंने चीज़ों को समझाया हुआ है, आप सभी लोग इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी के साथ देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आपका आ चुका है, मैं समझा करके बताऊंगा, ठीक है, हड़बड़ाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको मैं बारीकी समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? प्राथमिक चिकित्सा की बात की है बेटा, प्राथमिक सर्वे पूर्ण करना नहीं, दुर्घटना के पश्चात घायल को दी जाने वाली प्रथम सहायता। बिल्कुल, दुर्घटना के पश्चात घायल को दी जाने वाली प्रथम सहायता ही प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। घायल के जीवन संबंधी लक्षणों का निरीक्षण नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक सहायता का महत्व क्या है? व्यक्ति की जान बचाना। बिल्कुल, पहला ऑप्शन व्यक्ति की जान बचाना, यही इसका महत्व है। ठीक है, दर्द को बढ़ाना नहीं, स्वास्थ्य बिगाड़ना भी नहीं और ध्यान न देना ये भी नहीं। तीनों ऐसे गलत हो जाएंगे, एक आपका सही है, ए ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया महोदय, फटाफट से आप देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसी को फ़ारेनहाइट में दिया जाता तो आपका 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाता। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट जो होता है, ये आपका मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कौन यौन संचारित रोग है जिसको एसटीडी बोलते हैं? एसटीडी का फुल फॉर्म भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। यस माने होता है सेक्सुअल, टी माने ट्रांसमिटेड, डी माने डिसीजेस, यानी कि यौन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें आपका एचआईवी, एचपीवी, हार्पीज, ये तीनों रोग जो होते हैं ये एक प्रकार से यौन संचारित रोग ही होते हैं। उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 5वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। बहुत ही साफ सुथरे क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया पेपर आपका है। विथ एक्सप्लेनेशन और विथ आंसर सीट आपको मिल जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में, अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ते हैं तो। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, सिट्स बाथ सहायता करता है। सिट्स बाथ जो होता है बेटा किसमें सहायता करता है? तो सिट्स बाथ जो होता है ये घाव के भरने में हमारी सहायता करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिट्स बाथ क्या होता है? एक गर्म पानी का स्नान होता है जिसका उपयोग मलाशय या जनन अंगों के आसपास के दर्द और सूजन को कम करने के लिए और सर्जरी या प्रसव के बाद घावों को तेजी से भरने के लिए हम गर्म पानी का एक प्रकार से जो है घाव को धोते हैं, जिसको आप सिट्स बाथ कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका महोदय, प्रश्न क्या आपका है भैया? प्रश्न है, पारिवारिक हिस्ट्री प्रसव जांच का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि। पारिवारिक हिस्ट्री प्रसव जांच का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए। बिल्कुल ठीक है, कोई अनुवांशिक बीमारी जो नवजात को प्रभावित कर सकती है उसके बारे में पता लगाने के लिए भी जो है प्रसव जो है पारिवारिक हिस्ट्री प्रसव जांच का एक महत्वपूर्ण घटक ये दोनों है। परिवार की पोषण संबंधी आदतों का पता लगाने के लिए भी, यानी इन तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके छठे का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त तो सभी। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए।
प्रश्न है मोतियाबिंद में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? व्हिच पार्ट ऑफ आई इज अफेक्टेड बाई मोतियाबिंद, या जिसको आप कैटरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। मोतियाबिंद में कौन सा आंख का पार्ट जो है प्रभावित होता है? तो आपका होता है लेंस। लेंस प्रभावित हो जाता है मोतियाबिंद में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंख का जो प्राकृतिक लेंस होता है धुंधला हो जाता है, जिससे दृष्टि कम हो जाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है FST, यानी इसको आप फास्ट कहते हैं। फास्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं। फास्ट क्या होता है बेटा? फटाफट से आप बताने का। फास्ट का मतलब होता है आपका, फास्ट जो होता है इसमें चेहरे का गिरना शामिल होता है। चेहरे का गिरना यानी फेस, ठीक है। ए माने होता है हाथों की कमजोरी यानी आर्म्स। यस माने होता है स्पीच यानी बोलने की कठिनाई। और ये टी माने होता है टाइम यानी समय। यानी कि चेहरे का गिरना, हाथ की कमजोरी, बोलने की कठिनाई और समय। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। फेशियल ड्रॉपिंग, आर्म वीकनेस, स्पीच डिफिकल्टीज एंड टाइम। 8वें का इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एफ माने फेस, ए माने आर्म, यस माने स्पीच और टी माने टाइम। तो फास्ट का फुल फॉर्म भी पूछा आता है, तो फेस, आर्म, स्पीच एंड टाइम, ये फास्ट का फुल फॉर्म होता है। ए ऑप्शन इसका बेटर ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है ABC का क्या मतलब होता है? व्हाट डज ABC मीन? ABC का मतलब होता है ए माने एयरवे, बी माने ब्रीदिंग और सी माने सर्कुलेशन। आपातकालीन चिकित्सा में एयरवे यानी वायुमार्ग, ब्रीदिंग यानी सांस और सर्कुलेशन यानी रक्त संचार को पहले जांचा जाता है। करेक्ट आंसर इसका क्या लग जाएगा? ए ऑप्शन वायुमार्ग, श्वास और प्रसंचरण, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। 10वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ मैं चर्चा कर रहा हूं। प्रश्न आपका आ चुका, डूबने वाले व्यक्ति के प्राथमिक उपचार में सम्मिलित है। डूबने वाले व्यक्ति के प्राथमिक उपचार में क्या सम्मिलित है? देखिए, व्यक्ति को पीठ के बल लिटा करके दाब लगाना बिल्कुल ठीक है। मुंह से मुंह श्वसन भरना, ठीक है। और मुंह व नाक साफ करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों। यानी प्राथमिक उपचार करते समय डूबने वाले व्यक्ति को ये सभी करना चाहिए। डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, बहुत ही बारीकी के साथ समझेंगे। प्रश्न आपका आ चुका महोदय। प्रश्न है छोटे कट के लिए पहले क्या करना चाहिए? तो छोटे कट के लिए पहले हमको क्या करना चाहिए? छोटे कट के लिए पहले हमको साबुन से उस छोटे कट को धोएं और साफ पट्टी से उसको कवर करें, ढकें। इससे यह होगा कि संक्रमण से बचने के लिए घाव को साफ करना बहुत जरूरी होता है और उसको ढके, ये सब प्राथमिक कदम होता है। तो साबुन से धोएं और साफ पट्टी से उसको कवर करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, कोई छोटा कट हो जाता है तो। 12 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है एक वयस्क व्यक्ति के विश्राम की अवस्था, एक वयस्क व्यक्ति के विश्राम की अवस्था में सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट होती है, बताएं। एक वयस्क व्यक्ति कि विश्राम की अवस्था में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? वो सो रहा होता है उस दौरान या विश्राम कर रहा होता है, ऐसी अवस्था में उसकी जो सांस की दर होती है वो कितनी होती है? तो 12 से 20 सांस वो 1 मिनट में लेता है, यानी 12 से 20 पर मिनट सांस इसकी चलती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। 1 मिनट में 12 से 20 बार मनुष्य सांस ले सकता है उस दौरान। 13 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है फर्स्ट डिग्री बर्न का इलाज करना चाहिए। फर्स्ट डिग्री बर्न माने होता है जैसे जिसमें त्वचा का केवल एक भाग जलता है, एक त्वचा की परत जलती है, जिसको एपिडर्मिस या डर्मिस कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिग्री बर्न का इलाज जो होता है, ठंडा बहता हुआ पानी तब तक लगाएं जब तक कि दर्द कम ना हो जाए। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा, ठंडा बहता हुआ पानी तब तक लगाएं जब तक कि दर्द कम ना हो जाए। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट डिग्री बर्न का इस इलाज जो होता है, ठंडा बर्फ बहता हुआ पानी इसमें लगाना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। मानव शरीर में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सभी को पता होगा महोदय, मानव शरीर में कुल मिलाकर के आपकी कितनी अस्थियां होती हैं? बिल्कुल 206 हड्डियां होती हैं। एक वयस्क मानव कंकाल में कुल मिलाकर के 206 हड्डियां होती हैं और बच्चों में ज़्यादा हड्डियां हो सकती हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। खोपड़ी की अस्थियां हैं। खोपड़ी की अस्थियां कितनी होती हैं, जिसको आप स्कल कहते हैं? तो उसमें 22 अस्थियां होती हैं, 22 हड्डियां होती खोपड़ी में मुख्य रूप से। 8 जो हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां होती बेटा क्रेनियल जिसको कहते हैं, और 14 हड्डियां होती हैं जिनको आप फेसियल कहते हैं। तो 8 और 14 कितना होता है? 22। कुल मिलाकर के 22 हड्डियां होती हैं किसमें? खोपड़ी में। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है हाथ की उंगली के लिए उपयुक्त पट्टी यानी बैंडेज कितनी चौड़ी होती है? हाथ की उंगली के लिए फटाफट से आप बताएंगे। 16 नंबर,
हाथ की उंगली के लिए उपयुक्त पट्टी जो होती है, बैंडेज जो होती है, 1 इंच चौड़ी पट्टी का प्रयोग हम कर सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उंगलियां जैसे छोटे अंगों के लिए कम चौड़ाई वाली पट्टी यानी 1 इंच पट्टी सबसे उपयुक्त और सबसे आरामदायक मानी जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, एक दुर्घटना स्थल पर। प्रश्न 17 नंबर आपसे क्या पूछा गया बेटा? प्रश्न आपसे पूछा गया जो है बताइएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताने का प्रयास करेंगे। 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर, एक दुर्घटना स्थल का सर्वेक्षण करने के बाद अपनी सुरक्षा के लिए आपको पहले क्या करना चाहिए? तो कार्यभार संभाले, बिल्कुल कार्यभार संभाले, चुप रहें और अपने प्रशिक्षण के स्तर पर विश्वास के साथ काम करें। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन गलत हैं, मैंने पहले से ही चेक कर रखे हैं। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, रेबीज नामक बीमारी फैलती है बिल्ली से, कुत्ते से, मच्छर से, पानी से। तो कुत्ते से फैलती है, ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। जब कुत्ता काट लेता है तो रेबीज बीमारी हो जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, प्राथमिक उपचार के कौन कौन से उपकरण होते हैं? तो प्राथमिक उपचार में कौन कौन से उपकरण होते हैं बेटा? देखिए, प्राथमिक उपचार में थर्मामीटर जो होता है तापमान मापने के लिए होता है। ठीक है। स्टेथोस्कोप जो होता है ये दिल की धड़कन को मापने के लिए होता है। और स्फेग्नोमीटर जो होता है ये ब्लड प्रेशर को मापता है, यानी बीपी को मापता है। ठीक है। तो ये तीनों जो होते हैं प्राथमिक उपचार के उपकरण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी, ऑल ऑफ द एबव। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। यहीं पर प्रश्न आपका आ चुका है, कुछ लोगों को कीड़े के काटने और डंक से बहुत एलर्जी होती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? बताएं। तो कीड़े काटने की जो एलर्जी होती है इस स्थिति को क्या कहते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर कौन बताएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो कुछ लोगों को कीड़े के काटने से या डंक से बहुत एलर्जी होती है, इस स्थिति को क्या बोलते हैं बेटा? एनाफिलेक्टिक, एनाफिलेक्टिक बोलते हैं, तीव्र ग्रहिता कह सकते हैं। एनाफिलेक्टिक या तीव्र ग्रहिता, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक गंभीर और जानलेवा एलर्जी प्रतिक्रिया होती है जो शरीर में डंक या किसी अन्य मतलब कि एलर्जेन के प्रवेश करने पर होती है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 21 नंबर क्वेश्चन है, किडनी एक दिन में कितना पानी फिल्टर करती है? तो किडनी एक दिन में कितना पानी फिल्टर करती है? तो लगभग में 180 से लेकर के 200 लीटर तक पानी वो फिल्टर करती है। ऑप्शन में 200 दिया हुआ है, करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा, 200 लीटर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें से जो फिल्टर करती है, रक्त को फिल्टर करती है। ठीक है। किडनी प्रतिदिन लगभग 180 से 200 लीटर रक्त को फिल्टर करती है, जो पानी होता है उसको फिल्टर करती है, जिसमें वह अधिकांश वापस अवशोषित हो जाता है और 1 से 2 लीटर मूत्र जो होता है पानी से बाहर निकल जाता है। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक बेहोश पीड़ित को स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? बताएं। 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक बेहोश पीड़ित को स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त नहीं होती है? तो इसको कंबल से खींचना ये उपयुक्त नहीं है। इसका कंबल से खींचना उपयुक्त नहीं होता। बाकी आप देखते हैं सारे, तत्कालिक स्ट्रेचर, 4 हाथ वाली ले जाने वाली सीट, 2 व्यक्तियों को ले जाने के लिए, तीनों, ये तीनों तो सही हो सकते हैं। कंबल से खींचना गलत है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, 23 नंबर प्रश्न है, एगरफोबिया क्या है? एगरफोबिया बताएं। 23 नंबर, एगरफोबिया क्या होता है बेटा? एगरफोबिया की अगर बात की जाए तो सार्वजनिक या भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से जिसको डर लगता है उसको एगरफोबिया कहते हैं। ठीक है। ऐसा डर, फोबिया माने डर होता है, तो एगरफोबिया यानी भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जिसको डर लगता है वो एगरफोबिया होता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, 24 नंबर प्रश्न है, मन का वह भाग जो वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है वो कौन सा होता है? 24 नंबर, तो मन का वह भाग जो वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिगमंड फ्रायड कहते हैं ईगो जो होता है बाहरी दुनिया की वास्तविकताओं, और इड जो होगा है वो इच्छाओं के बीच संतुलन करता है। तो ईगो जो होता है हमारा वही करता है काम, ईगो, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 25 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित को एक को छोड़ करके सभी मानसिक विकार हैं, किसको छोड़ करके? देखिए, हिस्टीरिया एक मानसिक विकार है, बिल्कुल है। डिप्रेशन भी एक मानसिक विकार है और उन्माद भी एक मानसिक विकार होते हैं। जबकि चिंता जो होता है बेटा मानसिक विकार नहीं, एंजाइटी जो होता है एक न्यूरोटिक विकार होता है। जबकि उन्माद, डिप्रेशन, हिस्टीरिया ये अक्सर एक गंभीर मनोवैज्ञानिक श्रेणियों में देखने को मिलते हैं। तो चिंता एक नॉर्मल चीज़ होती है। ठीक है। जबकि एंजाइटी जो होती है सबको हो सकती है, तो मानसिक विकार नहीं होता है, वो मानसिक विकार का शुरुआती दौर हो सकता है। तो डी ऑप्शन इसका प्रश्न का करेक्ट आंसर था। 26 नंबर प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न है 26 नंबर, सबसे आम मनोरोग इनमें से कौन सा है?
सबसे आम मनोरोग जो हमेशा आपको दिखाई पड़ता है, फटाफट से आप बताएं। सबसे आम मनोरोग जो अधिकतर आपको दिखता है, सबसे आम मनोरोग होता है आपका जैसे सिजोफ्रेनिया, ठीक है, चिंता, अवसाद, ये सब आपका आम मनोरोग है जो अधिकतर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुनिया भर में सबसे व्यापक रूप से पाए जाने वाले मनोविकार होते हैं ये। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, सामाजिक पहचान विकार को कभी कभी कहा जाता है। बताएं, सामाजिक विकार पहचान को कभी कभी क्या कहा जाता है? तो कभी कभी एकाधिक व्यक्तित्व विकार भी इसको कहते हैं। एकाधिक एकाधिक व्यक्तित्व विकार भी कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका भैया 28 नंबर, क्या सेजोफ्रेनिया का आमतौर पर निदान किया जाता है? सिजोफ्रेनिया का आमतौर पर निदान जो किया जाता है वो अर्ली अडल्टहुड में ही कर लिया जाता है, पूर्व वयस्कता, ठीक है, पूर्व वयस्कावस्था में ही कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह गंभीर मानसिक विकार आमतौर पर 15 से लेकर के जो 30 वर्ष तक का जो होता है समय, उसी बच्चों में होता है, खास करके 15 से 30 साल के बीच में। कौन सा? सिजोफ्रेनिया। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है 29 नंबर, हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या हैं? हाइपोथर्मिया का लक्षण क्या होता है? ठंडा, थका हुआ और कंपन। ठंडा, थका हुआ और कंपन करना, ये आपका हाइपोथर्मिया का लक्षण है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही जबरदस्त है। प्रश्न है, किस परिस्थिति में हताहत को ठंडी एवं गीली चादर से लपेटेंगे? बताएं, किस परिस्थिति में, 30 नंबर, किस परिस्थिति में हताहत को ठंडी एवं गीली चादर से लपेटेंगे? तो जब व्यक्ति को लू लग जाती है, ऐसी स्थिति में हम उसको ठंडी और गीली चादर से लपेट सकते हैं, हीट स्ट्रोक के होने से वो बच सकता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, नक्सीर के दौरान, नक्सीर माने जब खून से नाक, मतलब कि नाक से जब खून आती है उसी को नक्सीर कहते हैं। नक्सीर के दौरान, नक्सीर के दौरान सिर की स्थिति में होना चाहिए। सिर किस स्थिति में होना चाहिए? नक्सीर के दौरान सिर जो होता है वो किस स्थिति में होना चाहिए बेटा? तो नोज ब्लड जब आता है, नाक से खून बहता है, तो ऐसे में सिर हमारा आगे की तरफ होना चाहिए, यानी सिर को आगे झुकाने से खून गले के पीछे जाने से बच जाता है, जिससे दम घुटने या उल्टी होने का खतरा कम हो जाता है, जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो आगे की तरफ होना चाहिए। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है 32 नंबर, मनोचिकित्सा में कोकीन का परिचय किसने दिया था? मनोचिकित्सा में कोकीन का परिचय सिगमंड फ्रायड नाम के विद्वान ने दिया था, जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत भी दिया है। इड, ईगो एंड सुपर ईगो की बात भी करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान, उन्होंने चिकित्सीय गुणों की का अध्ययन किया था कोकीन के। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 33 नंबर प्रश्न आपका आ चुका भैया। 33 नंबर प्रश्न क्या है आपसे? प्रश्न है, सबसे आम प्रसवोत्तर मनोविकृति। प्रसव उत्तर माने होते हैं बाद में, ठीक है, प्रसव के बाद में। फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। सबसे उत्तम, सबसे उत्तम बताएं। 33 नंबर करेक्ट आंसर होगा। सबसे आम प्रसवोत्तर यानी कि पोस्ट पॉर्टम मनोविकृति, यानी कि प्रसव के बाद में डिप्रेशन या अवसाद जो होता है वो हो सकता है प्रसव के बाद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्रसव के बाद कई महिलाओं में खास करके ऐसा डिप्रेशन देखा जाता है। ये सामान्य समस्या होती है, फिर कुछ दिनों में सही हो जाता है, क्योंकि उस दौरान बहुत सारी जो है नसें जो होती हैं दिमाग की वो फट सकती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एक प्रकार से जो है बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब प्रसव होता है तो उस दौरान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग को सल्मोनेला एंटारिका सीरोटाइप टाइफी भी कहा जाता है? बताएं। 34 नंबर, तो ये सल्मोनेला टाइफी का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ये टाइफाइड या आंत ज्वर या टाइफाइड बुखार जो होता है, टाइफाइड बुखार इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है, सल्मोनेला टाइफी की वजह से। तो आंत ज्वर जिसको कहते हैं, आंत ज्वर या जिसको आप टाइफाइड बोलते हैं, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंत ज्वर को ही अंग्रेजी में टाइफाइड कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हेपेटाइटिस वायरस के संचरण का मुख्य कारण है? 35 नंबर बताएं। हेपेटाइटिस वायरस के संचरण का मुख्य कारण इनमें से क्या होता है? तो विशेष करके अगर आप देखेंगे, हेपेटाइटिस विटामिन ए और विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, लेकिन दूषित पानी पीने से होता है। दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? हेपेटाइटिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है? स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रश्न क्या पूछा गया बाबू? प्रश्न आपसे पूछा गया है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है,
प्रश्न है स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है? तो टीकाकरण जरूरी है, संतुलित आहार लेना भी जरूरी है और व्यक्तिगत स्वच्छता भी जरूरी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त डी, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषता नहीं है? आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषता क्या नहीं है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 37 नंबर, आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो अचल नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है गर्भ निरोधक का जो है चीजें, यूजर फ्रेंडली होता है, कम से कम साइड इफेक्ट के साथ प्रभावी भी रहता है। तो ये तीनों विशेषताएं होती हैं, जबकि अचल विशेषता नहीं होती इसकी। ठीक है, परिवार किसकी? गर्भ निरोधक की। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत रोग होता है? इनमें से वंशानुगत रोग इनमें से कौन सा बेटा? वर्णांधता जो रोग होता है ये वंशानुगत होता है। कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, जिसमें आप कलर में विभेद नहीं कर पाते हैं। खास करके ये रोग माता पिता की वजह से बच्चों में होता है, जीन्स से हो जाता है। माता पिता किसी में से रोगी अगर वर्णांधता से ग्रसित है तो बच्चों में भी वर्णांधता देखने को मिलता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो रोगी होता है वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, और इन लोगों को जो है रेलवे विभाग में नौकरी नहीं मिलती है। ठीक है, क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि ये लोग जो होते हैं लाल कलर को हरा समझ लेते हैं, हरा को लाल समझ लेते हैं। ऐसे में तो बवाल मच जाएगा भैया, इसीलिए इनको रेलवे में विभाग में नौकरी वर्णांधता वाले व्यक्तियों को नहीं मिलती है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है श्रोणी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? श्रोणी में यानी कि इसको आप पेल्विस कहते हैं, उसमें हड्डियों की संख्या 3 होती। कितनी होती बेटा? 3 हड्डियां होती हैं। वयस्क श्रोणी मुख्य रूप से 3 हड्डियों, खास करके इलियम, और इसके अलावा इलियम के अलावा इस्चियम और प्यूबिस के संलयन से बनती है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है किस भोजन में प्रोटीन का अधिकतम जैविक मूल्य होता है? इनमें से तो प्रोटीन का जैविक मूल्य अधिकतम किसमें होता है? इनमें से फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रोटीन का जैविक मूल्य इनमें से किसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? बताएं। 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो किस भोजन में? तो अंडा में। इनमें से प्रोटीन में अंडा में सबसे अधिकतम जैविक मूल्य पाया जाता है, अंडा में। ठीक है, केवल अगर वानस्पति में पूछता तो सोयाबीन लग जाता। ठीक है, अंडे के प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड जो हैं वो सही अनुपात में बिल्कुल पाए जाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 7 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, 7 अप्रैल को ही 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना हुई थी। WHO का फुल फॉर्म ही पूछता है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है कॉपर टी का क्या काम होता है? कॉपर टी जो होता है निषेचन को बंद करता है, फर्टिलाइजेशन को स्टॉप करता है, रोकता है। ठीक है, शुक्राणुओं को अंडे तक पहुंचने से रोक देता है, यानी उसे नष्ट कर देता है। इसी को बोलते हैं, क्या बोलता है? निषेचन बंद करना। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है ट्यूबेक्टोमी के बाद महिला प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अवरुद्ध हो जाता है? ट्यूबेक्टोमी जो होता है इसके बाद में महिला का जो प्रणाली, जो प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अवरुद्ध हो जाता है? तो फेलोपियन ट्यूब जो होती है वही एक प्रकार से अवरुद्ध हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अंडवाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं उसी को अंडवाहिनी कहते हैं, उसको काट या बांध दिया जाता है ताकि अंडा गर्भाशय तक ना पहुंचे, और जब अंडा गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा तो बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 44 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है सहरुग्णता तब होती है जब। सहरुग्णता कब होती बेटा? सहरुग्णता तब होती है जब क्या होता है? तो सहरुग्णता तब होती है जिसको आप कह सकते हैं जो है कॉम्बरबिडिटी, उसी को सहरुग्णता बोलते हैं। तब होती है जब क्या होता है? तो जब एक व्यक्ति ही समय में एक से अधिक विकारों से पीड़ित हो तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं, यानी एक ही मरीज को 2 या 2 से अधिक बीमारियां एक साथ होती हैं, उसी को हम सहरुग्णता बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उसके कई रोग होते हैं एक ही समय में। अगला क्वेश्चन 45 नंबर प्रश्न है। भारत में गर्भ निरोधक की व्यापक रूप से स्वीकृति विधि कौन सी है? 45 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन। IUD जो होता है यही व्यापक रूप से प्रचलित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में इंट्रा यूट्रिन डिवाइस जिसको आप IUD कहते हैं उसको परिवार नियोजन को बड़े पैमाने पर लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल में किन समस्याओं के लिए डॉक्टर की सहायता की आवश्यकता होती है? तो किस मामले में होती है बेटा? प्रजनन स्वास्थ्य में STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज में, गर्भाधान, प्रसव, गर्भपात के दौरान भी, गर्भ निरोधक, बांझपन और
मासिक धर्म की समस्या, इन सभी की सहायता डॉक्टर की मतलब की उस पर होती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यौन विकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? यौन विकार के रूप में कौन वर्गीकृत नहीं किया गया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यौन विकार के रूप में कौन वर्गीकृत नहीं किया गया है? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, उसको बोलते हैं क्रेट्यूनिया, क्रेट्यूनरिया। ठीक है, बाकी जो है डिस्पेरुनिया, योनि का संकुचन और शीघ्र पतन, ये सब यौन विकार के रूप में वर्गीकृत हैं। ठीक है, जबकि आप देखते हैं क्रिएट्यूनरिया जो होता है मूत्र में क्रिएटिन की उपस्थिति है, जो एक चयापचय यानी मेटाबॉलिक स्थिति है, यौन विकार ये नहीं होता है। 48 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका है, ADHD आमतौर पर सबसे पहले निदान किया जाता है, बताएं। ADHD आमतौर पर सबसे पहले निदान किया जाता है तो बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बिल्कुल इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड अवस्था में किया जाता है। बच्चों में पाया जाने वाला एक व्यवहार संबंधी विकार होता है ये। ठीक है, ADHD। 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, स्टेपीज हड्डी कहाँ होती है? तो ये हड्डी आपकी कान में होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कान में होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो मध्य कान में पाई जाती है, स्टेपीज। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है आपका, हुर्री केस मामलों की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? हर्री केस मामले की सबसे अच्छी परिभाषा आपकी क्या होती है? किसी भी स्थिति में जिसमें पीड़ित को जान का खतरा होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो मातृ पोषण, अनुवांशिकता और वातावरण, ये तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, गंभीर रक्तस्राव के लिए प्राथमिक उपचारकर्ता को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो गंभीर रक्तस्राव के लिए उपचारकर्ता को सबसे पहले क्या करना चाहिए? साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव डालना चाहिए। साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव डालें पहली बार। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में एक्यूट गैस्ट्राइटिस का कारण क्या है? बताएं, फटाफट से बताएं। 53 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्यूट गैस्ट्राइटिस का कारण इनमें से क्या है? देखें, एस्प्रिन का प्रयोग, अत्यधिक अल्कोहल लेना, रेडिएशन थेरेपी का साइड इफेक्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन, उपरोक्त इसका सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 54 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 54 नंबर, खाद्य विषाक्तता जीवाणु के कारण होती है जो किसके कारण भोजन में फैल जाता है? 54 नंबर करेक्ट आंसर क्या है? खाद्य विषाक्तता, जिसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं, ये जीवाणु के कारण होता है। तो किन के कारण होता है? अनुचित हैंडलिंग से, यानी कि अगर आप हाथ सही से नहीं धोते तो खाने पकाने या संग्रह करने की एक प्रकार से भी, इस दोनों से हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, ए एंड बी दोनों से हो सकता है खाद्य विषाक्तता। 55 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन से, मस्तिष्क की रक्तस्राव, मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति में व्यवधान के कारण मस्तिष्क के कार्य में कमी आना क्या कहलाता है? इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इसी को स्ट्रोक कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक क्या है? मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति में व्यवधान के कारण मस्तिष्क के कार्य में कमी आना ही स्ट्रोक कहलाता है। 56 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 56 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, 1 फीट के रूप में जाना जाता है, बताएं। 1 फीट के रूप में किसे जाना जाता है? 56 नंबर, 1 फीट के रूप में किसको जानते हैं बेटा? 1 फीट के रूप में दौरे या आक्षेप को जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दौरे या आक्षेप को जानते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय। प्रश्न है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई 22 फीट होती है, लगभग में 6 से 7 मीटर के आसपास। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 58 नंबर। जन्म नियंत्रण को यह भी कहा जाता है, जन्म नियंत्रण को क्या कहते हैं? जन्म नियंत्रण को गर्भ निरोधक, गर्भधान विरोधी, जनन क्षमता प्रजनन शक्ति विरोधी भी कहा जाता है। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी कहा जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। आंखें लगभग गोलाकार होती हैं जिनका व्यास लगभग में कितना होता है? आंखें लगभग गोलाकार होती, जिनका व्यास जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है, यानी 2.5 सेंटीमीटर जो है व्यास का एक प्रकार से गोला होता है। ठीक है, व्यास क्या होता है बेटा? जैसे कि एक ये आंख है, तो आंख का व्यास यानी कि ये व्यास क्या होती है? यही व्यास होता है। ठीक है, यानी कि ये वृत्त के एक प्रकार से केंद्र से काटने वाली जो जीवा होती है उसी को वृत्त का व्यास कहते हैं। तो व्यास माने कि जो आर पार हो जाए, यानी कि इतना मोटा हो।
प्राथमिक उपचारकर्ता को दर्द के उपचार में इनमें से कौन सी दर्द निवारक दवाओं का उपयोग करना चाहिए? दर्द निवारक दवाओं में से आपका पैरासीटामॉल का उपयोग आप कर सकते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है सीएनएस का अर्थ क्या है? सीएनएस का अर्थ होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 61 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका है। 61 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल डी ऑप्शन। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बिल्कुल इसका राइट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर का। 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 62 का राइट आंसर क्या होगा बेटा? सभी लोग बताइएगा। 62 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 62 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। 63 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। HIV जांच के लिए रैपिड टेस्ट के लिए किसका सैंपल लिया जाता है? तो इसके लिए हम रक्त का सैंपल लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 64 नंबर प्रश्न है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहाँ होती है? तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो होती है ये फेफड़ों में होती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पल्मोनरी शब्द का संबंध फेफड़ों से ही होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा तपेदिक के लिए जिम्मेदार जीवाणु है? तपेदिक के लिए टीबी के लिए कौन जिम्मेदार जीवाणु है बेटा? तो तपेदिक को टीबी कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 66 नंबर प्रश्न है। बेहोशी क्या होती है? बेहोशी क्या होती है बेटा? फटाफट से बताएंगे। 66 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बेहोशी क्या होती है? बिल्कुल राइट आंसर एक अप्रत्याशित पतन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। एक कुशल ड्रेसिंग होनी चाहिए। एक कुशल ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए? रोगाणु मुक्त होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोगाणु मुक्त होनी चाहिए। ठीक है। घाव को संक्रमण से बचाने के लिए पट्टी का जीवाणु रहित होना जरूरी होता है। आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 68 नंबर प्रश्न है भैया। प्रश्न वयस्क सीपीआर करते समय आप देते हैं। वयस्क सीपीआर करते समय हम कितना देते हैं? 30 छाती में दबाव और 2 सांसें देते हैं। सीपीआर का मानक 30:2 होता है। 30 बार छाती को दबाते हैं दोनों हाथों से और 2 बार सांस देते हैं। तो आपका 2 सांसें 30 छाती दबाव। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 68 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 69 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बाबू। प्रश्न है आपका कार्डियोपल्मोनरी रिसिस्टेशन है। कार्डियोपल्मोनरी रिसिस्टेशन क्या होता है? इसी को सीपीआर कहा जाता है। व्यक्ति की जान बचाने का एक तरीका होता है। तो व्यक्ति की जान बचाने का एक तरीका है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया बाबू? 70 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार है जो हमें सड़क दुर्घटना से बचा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार है जो हमको सड़क दुर्घटना से बचा सकता है? 70 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। हमें सुरक्षा पेटी यानी कि सीट बेल्ट जो है हमको हमेशा लगानी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य इनमें से क्या है? घायल व्यक्ति को उपचार देना, घायल व्यक्ति की अवस्था को मरणासन से रोकना, घायल व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार अस्पताल पहुंचाना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी तीनों करेक्ट आंसर होगा यानी डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका। 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न। 72 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। हड्डी का टूटना क्या कहलाता है? हड्डी के टूटने को क्या बोलते हैं बेटा? उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है चोट का सबसे आम कारण क्या होता है? चोट का सबसे आम कारण होते हैं गिरने। गिरने से हम चोट खाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। सामान्य वयस्क की नाड़ी स्पंदन दर कितनी होती है? पता है नॉर्मल जो है रेट होता है जो पल्स का वो कितना होता है? वो कितना होता है बेटा? 60 से 100 यानी कि 60 से 100 बी प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। दैनिक जीवन की करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? विश्राम के समय हृदय की जो धड़कन होती है 60 से 100 के बीच सामान्य मानी जाती है। ये बात आप इसमें से ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 75 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 75 नंबर क्वेश्चन आप देखिए महोदय। प्रश्न है अगर किसी को सांप ने काट लिया है और तुरंत मदद नहीं मिल रही है तो उसे क्या प्राथमिक उपचार दे सकते हैं? तो अगर किसी को सांप ने काट लिया है और ऐसी स्थिति में जो है तुरंत मदद नहीं मिल पा रही तो उसे प्राथमिक उपचार कैसे देंगे? तो उसको प्राथमिक उपचार देने के लिए हमको क्या करना चाहिए बेटा? हमको एक प्रकार से दंश को हृदय के स्तर से नीचे रखें, क्षेत्र को साबुन और पानी से धोएं और क्षेत्र को एक साफ ड्रेसिंग के साथ कवर रखें करें। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी चीज़ें आप कर सकते हैं।
76 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, बाएं फेफड़े में कुल कितने भाग होते हैं? तो बाएं फेफड़े में कुल कितने भाग होते हैं फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बाएं फेफड़े में कुल कितने भाग होते हैं बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका 76 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 76 नंबर का बताएं। बाएं फेफड़े में कुल कितने जो है क्या होते हैं, कितने भाग होते हैं बाएं फेफड़े में? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 होते हैं, ठीक है। जिसमें आपके देखते हैं दाएं फेफड़े के 3 भाग होते हैं और बाएं फेफड़े के 2 भाग होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बाएं फेफड़ा पूछा गया है, बाएं फेफड़े में 2 ही होते हैं, ये ऑप्शन। दाएं फेफड़े में पूछा जाता है तो 3 होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 77 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन संकर्पण का प्रकार होता है? बताएं। श्वसन बी संपर्कजन यानी कि रेस्पिरेटरी एक्सप्लोर का प्रकार इनमें से क्या होता है? मास्क का उपयोग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। मास्क हानिकारक कणों को सांस के माध्यम से शरीर में जाने से रोक देता है, ठीक है। कोरोना काल में आपने मास्क के बारे में खूब सुना होगा और फेस मास्क का प्रयोग भी सभी लोगों ने किया होगा, ठीक है। प्रश्न अगला आपका आ चुका है, श्वसन के दौरान फेफड़ों का प्रसार किया किस दिशा में सर्वाधिक होता है? 78 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन के दौरान फेफड़ों का प्रसार किस दिशा में सर्वाधिक होता है? तो निचली दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, निचली दिशा में। डायफ्राम के नीचे की ओर सिकुड़ने के कारण फेफड़े की नीचे की तरफ अधिक फैलते फेफड़े। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, घुटने का जोड़ किन अस्थियों के मध्य पाया जाता है? घुटने का जोड़ जो होता है वो जो है बताएं, घुटने का जोड़ किन अस्थियों के मध्य पाया जाता है? 79 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका, फीमर और टिबिया के बीच में पाया जाता है। फीमर और टिबिया 2 हड्डियां होती हैं, उन्हीं के बीच में पाया जाता है, ठीक है। फीमर जांघ की सबसे बड़ी हड्डी होती है और टिबिया पिंडली की बड़ी हड्डी होती है। उन दोनों के मिलने से घुटने का निर्माण होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। 80 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपका पेपर हो जाता है, पेपर होने के बाद में आप इस नंबर पर पेपर भेज दीजिएगा पीडीएफ बना करके साफ साफ। 9984, ठीक है, 039 139, इस नंबर बढ़िया तरीके से पीडीएफ बना करके साफ साफ भेज दीजिएगा, ठीक है। और आपको उसमें जो है पीडीएफ आपका सॉल्व किया जाएगा पेपर। अगला क्वेश्चन आपका जाएगा, सूजन को दूर करने के लिए किस प्रकार के बैंडेज का उपयोग करना चाहिए? 80 नंबर, सूजन को दूर करने के लिए किस प्रकार के बैंडेज का उपयोग करना चाहिए? तो क्रेप बैंडेज का प्रयोग करना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्रेप बैंडेज खिंचाव और दबाव प्रदान करता है ये, जिससे सूजन जो होती है वो कम हो जाती है। 81 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कोहनी के जोड़ की हड्डी किसके मध्य पाई जाती है? तो कोहनी के जोड़ की हड्डी ये रेडियस और अल्ना ह्यूमरस, रेडियस अल्ना और ह्यूमरस के बीच में पाई जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ऊपरी बाह की ह्यूमरस और निचले बाह की रेडियस व अल्ना जो हड्डियां होती हैं उनके मिल करके कोहनी का जोड़ बनता है, कोहनी का निर्माण होता है। 82 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न आ चुका भैया, अत्यधिक रक्तस्राव अत्यधिक रक्त हानि के लक्षण है। अत्यधिक रक्त हानि के 82 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अत्यधिक रक्त हानि का लक्षण इनमें से क्या होता है? डी ऑप्शन बिल्कुल, पीली त्वचा, कंफ्यूजन, भ्रमित रहना, चक्कर आना, ये सब जो है अगर खून अधिक बह जाता है, ठीक है, तो इससे ये सब लक्षण हो सकते हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है, किसी रोग के प्रति रोधक क्षमता या प्रतिरोधक शक्ति या उससे सुरक्षित रहने की अवस्था को कहते हैं? किसी रोग के प्रति प्रतिरोधक शक्ति या उसे सुरक्षित रहने की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बोलते हैं उसको, सी ऑप्शन। 84 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, कौन सी हड्डी को कॉलर बोन भी कहा जाता है? कॉलर बोन किसको कहते हैं? 84 नंबर बताएं। कॉलर बोन कहा जाता है जो है क्लेबियल हड्डी को कॉलर बोन भी कहते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, 85 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है, दवाओं के दुष्प्रभाव व विष का अध्ययन किया जाता है। दवाओं के दुष्प्रभाव व विष का अध्ययन जो होता है किसमें किया जाता है? बिल्कुल राइट आंसर आपका 85 का सी ऑप्शन, टॉक्सिकोलॉजी में होता है। किसमें होता है? टॉक्सिकोलॉजी में होता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से सर्जरी का घाव कौन सी विधि से भरता है? सर्जरी का घाव जो होता है वो जो है प्राथमिक शल्यक्रम से भरता है, प्राइमरी इंटेंशन से भरता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राइमरी शल्यक्रम से भरता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सर्जिकल घावों को टाँके लगा करके जोड़ा जाता है, जो प्राइमरी जो है इंटेंशन के तहत सबसे जल्दी भरते हैं। इसका ए ऑप्शन 86 नंबर का ए ऑप्शन जिन बच्चों ने लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, निम्नलिखित में टिटनेस का बैसिलाई पाया जाता है, बताएं। 87 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल, जल, मृदा और भोजन, इन तीनों में जो होता है टिटनेस का बैसिलाई पाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्ले जो है क्लोस्ट्रिडियम टिटानी जीवाणु मिट्टी, धूल और जानवरों के मल में भी पाया जाता है।
88 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। प्रश्न है आपका, वृद्धि चक्र का आकार कैसा होता है? वृद्धि चक्र यानी ग्रोथ कर्व का आकार जो होता है यस आकार का होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैविक वृद्धि आमतौर पर एक सिग्माइड या यस आकार के वक्र का अनुसरण करती है। 89 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, साफ सफाई, शारीरिक व्यायाम, विश्राम और नींद किसके अंग होते हैं? ये सब किसके अंग हैं बेटा? बिल्कुल राइट आंसर आपका, ये सब व्यक्तिगत स्वच्छता के अंग हैं, यानी पर्सनल हाइजाइन के अंग हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 90 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अंग कौन सा आनुवांशिक रोग का उदाहरण है इनमें से? आनुवांशिक रोग इनमें से कौन सा? 90 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? आनुवांशिक रोग इनमें से कौन सा है? तो हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया, वर्णांधता, ये सब आनुवांशिक रोग होते हैं। ये अपने आपके माता पिता के द्वारा आपको मिल जाते हैं, ठीक है। वंशानुगत विकार है जिसमें रक्त का थक्का जो है नहीं बनता। हीमोफीलिया में खून, अगर आपका हाथ कट जाता तो आपका खून बहता रहता है, ठीक है, तो उसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता। विटामिन ए की कमी से ऐसा रोग होता है हीमोफीलिया। हालांकि हीमोफीलिया जो है ये वंशानुगत रोग होता है, आप में है तो आपके बच्चे में भी हो जाएगा ये, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। आग लगने पर बचाव व सुरक्षा हेतु कौन सी बात आवश्यक नहीं है? देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, आग लगने पर 91 नंबर, आग लगने पर बचाव और सुरक्षा हेतु कौन सी बात आवश्यक नहीं है? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपने आप को मोटे कंबल में ढक करके बाहर निकले, बिल्कुल ठीक है। जलते हुए व्यक्ति को भागना दौड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। जो जल रहा व्यक्ति उसको भागना दौड़ना नहीं चाहिए, इससे आग और भड़क सकती है, ठीक है। उसको रुकना चाहिए, झुकना चाहिए और लुढ़कना चाहिए, ताकि जो है झुकना रुकना, यानी कि इसमें क्या करना चाहिए? स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, यानी आपको पहले रुकना चाहिए, फिर झुकना चाहिए और उसके बाद में फिर लुढ़कना चाहिए, जिससे आग कम हो जाती है, आग खत्म हो जाती है। तो हमको यही नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमको भागना दौड़ना नहीं चाहिए, बाकी सब करने चाहिए। फर्श पर घुटनों के बल चलते हुए बाहर निकले, रोगी को कपड़े में लपेट कर नीचे सुला देना चाहिए, बिल्कुल, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यही वाला गलत है, और गलत ही पूछा गया, कौन सा गलत है? तो बी वाला ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 92 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, मेनी टेल्ड बैंडेज का प्रयोग किया जाता है, बताएं। मेनी टेल्ड बैंडेज का प्रयोग जो है उदर के लिए किया जाता है, उदर के लिए। ऑप्शन उदर पर ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पेट के ऑपरेशन के बाद सहारा देने के लिए इस विशेष प्रकार की पट्टी का हम प्रयोग करते हैं, जिसको आप कह सकते हैं मेनी टेल्ड बैंडेज, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किस मार्ग द्वारा, प्रश्न आपसे पूछा किस मार्ग के द्वारा औषधि देने पर शीघ्र प्रभाव प्राप्त होता है? किस मार्ग के द्वारा औषधि देने पर तुरंत प्राप्त होता है? तो रूट, यानी कि आईबी के द्वारा, ठीक है, आईबी रूट। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नस के माध्यम से दवा सीधे रक्त प्रवाह में जाती है, जिससे यह सबसे तेज असर करती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। आगे देखते हैं 94 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख पहलू हैं। परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख पहलू, परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख पहलू घनिष्ठता कायम करना, अपनी समझ को बढ़ाना और सलाह देना, तीनों करेक्ट आंसर हो जाते हैं। डी ऑप्शन इसका लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी राइट आंसर है 94 नंबर का, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा असामान्य व्यवहार का कारण नहीं है? असामान्य व्यवहार का कारण कौन सा नहीं है? तो अच्छी शारीरिक क्षमता जो होता है ये असामान्य व्यवहार नहीं बल्कि सामान्य व्यवहार का कारण होता है, जबकि वृद्धि दर कम, पोषणीय कमी और वंशानुगत कारण, ये तीनों जो होते हैं ये असामान्य व्यवहार के कारण होते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन से बेटा? तो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की बात की है तो इनमें से करेक्ट आंसर जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय कारक, तीनों कारक प्रभावित करते हैं। इसका डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का स्रोत है। जल प्रदूषण किससे होता है बेटा? फटाफट से आप बताएंगे। 97 नंबर, जल प्रदूषण घरों से निकला हुआ कूड़ा करकट, कारखानों से निकला हुआ अवशिष्ट और कृषि से निकला हुआ अपशिष्ट, इन सभी से होता है। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी से फैलता है। 98 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस इनमें से कौन सी है? 98 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन, नाइट्रोजन जो पाई जाती है वायु में 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन की बात की तो 21% पाई जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आपका है, डॉट्स थेरेपी का संबंध किस रोग के उपचार के लिए है? बताएं। डॉट्स थेरेपी का संबंध किससे है बेटा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 6 रोग से होता है डॉट्स थेरेपी, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, अच्छा घेंघा आयोडीन की कमी से होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, कौन सा श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है इनमें से?
श्वसन तंत्र से संबंधित रोग इनमें से निमोनिया होता है, यानी कि निमोनिया श्वसन तंत्र से रिलेटेड रोग होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर लिया है और इसका आंसर की भी आपके लिए मैंने बना दिया है। ये सब आपको मिल जाएगा आंसर की। ऐसे कम से कम 5 से 6 कम से कम 6 से 7 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएँगे। हमारे चैनल पर है, हमारे पीडीएफ में आप अगर जुड़ना चाहते हैं मतलब कोर्स में, तो कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। जो बच्चे कोर्स से जुड़ेंगे उनके लिए पूरी व्यवस्था है। पीडीएफ पूरा मिल जाएगा आपको विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। 9984 039 139 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर की पीडीएफ यहाँ पर मिलेगी। केवल 150 रुपये फीस में सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। बीए के सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, जिसमें आपका को करिकुलर वाला मिल जाएगा, फर्स्ट का मिल जाएगा और सेकंड की क्लास आपकी 6 महीने तक की भी उसमें चलती रहेगी, ठीक है। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं एसएमएस करें अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपका जो है किस सेमेस्टर में है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का फीस इस समय ऑफर चल रहा है रिपब्लिक वाला, यानी कि 26 जनवरी का ऑफर चल रहा है। तो मात्र 150 रुपये में फर्स्ट सेमेस्टर का सभी नोट्स मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का, और सेकंड सेमेस्टर का पूरा आपका लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको सीरीज या किताब नहीं खरीदनी पड़ती है जब आप हमसे जुड़ते हैं, तो ठीक है। तो इस तरीके से आपको कम से कम आपके 7 से 8 प्रैक्टिस सेट आपके इसी के मैं दे दूंगा। फर्स्ट एड एंड हेल्थ के, फूड न्यूट्रिशन के भी हमारे पास तमाम सारे प्रैक्टिस सेट हैं, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। और केवल अगर फर्स्ट एड एंड हेल्थ का आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो मात्र 50 रुपये में सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नोट मतलब कि आपका इसका मिल जाएगा। बीबीसी बीकॉम सभी का फर्स्ट एड एंड हेल्थ का कम से कम 6 से 7 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, ठीक है, पढ़ने के उद्देश्य से लेना है तो। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 2 चैनल और भी हैं, आप देखेंगे। एक का नाम है शुक्ला डी पॉइंट, एक का नाम है बी करिकर, और आप जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं उसका नाम है को करिकुलर। तो इन तीनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बेटर होगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यह नया चैनल है आपका।